हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूं एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th का सोशल साइंस का टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर। डिटेल में जानेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए फ्रेम किया जाएगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, कितने सेक्शन में से डिवाइड किया जाएगा और किस तरह की आपको इंटरनल चॉइस होगी क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को यूटिलाइज कर सकते हैं आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, ताकि जब एग्जाम आप लिखें तो आप कॉन्फिडेंट हो और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है इसे टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा और इस 5 सेक्शन के अंदर ही आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए के अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन होंगे और ये सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होने वाले हैं। उसके बाद सेक्शन बी आता है और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 8 होने वाला है और ये सारे क्वेश्चन जो होंगे 3 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए सेक्शन सी और सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आपका होने वाला है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन डी और डी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 होएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन जो होगा क्वेश्चन नंबर 13, ये आपका सेक्शन ई के अंदर होगा। तो ये 5 सेक्शन इस तरह से होने वाले। बाकी डिटेल में एक एक सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेक्शन ए के साथ, जिसमें सभी क्वेश्चन जो है आपके वो 2 मार्क्स के होने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे क्वेश्चन किस टाइप की है और फिर आप इसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 है आपके लिए, हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटी एंड टाउन ऑफ इंडिया, कि किस तरह से हमारी कंट्री के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट हुआ था उसी के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि किस तरह से अनफोल्ड हुआ था हमारी कंट्री के डिफरेंट सिटीज में, टाउन में। तो इसके बारे में आपको अपना आंसर लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 3 और 4 सेंटेंस में आप आंसर लिखेंगे ताकि आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाए। कुछ एग्जाम्पल वगैरह जरूर कोट करना, सिटी के नेम भी कोट करना ताकि आपको मार्क्स जो है पूरे मिल सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, Why is tourism considered as a trade? टूरिज्म सेक्टर को हमारी कंट्री में या वर्ल्ड वाइड ट्रेड के रूप में क्यों कंसीडर किया जाता है, इसके पीछे आपको रीजन बताना है। यानी आप आंसर लिखोगे इस रीजन के साथ कि इसे ट्रेड के रूप में क्यों कंसीडर किया जा रहा है, ये आपको बताना है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ इनकम एक काइंड ऑफ हो गया हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें पूरा डिटेल में अपना आंसर लिख सकते हो। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 रीजन तो आप बता ही देना इसके आंसर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन 1 पार्टी एंड 2 पार्टी सिस्टम। अब अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस करें तो बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जैसे रशिया, चाइना, वहां पे क्या है कि 1 पार्टी सिस्टम है। बट अगर बात करें इंडिया और बाकी जगह जो बात करें तो कहीं पे ये 2 पार्टी सिस्टम है और हमारी कंट्री ऐसी है जहां मल्टीपल पार्टी सिस्टम भी है। तो आपको ये डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है कि 1 पार्टी सिस्टम और 2 पार्टी सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये बताना है। तो 1 पार्टी सिस्टम की बात करें तो रशिया, चाइना इस टाइप की कंट्री है। अगर 2 पार्टी सिस्टम की बात करें तो अमेरिका इस टाइप की कंट्री है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है अपने आंसर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में आरबीआई भी कहते हैं। आरबीआई का क्या रोल होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 2 रोल या 2 फंक्शंस आप बता सकते हो कि आरबीआई इकोनॉमी के अंदर हमारी कंट्री के अंदर क्या क्या काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये डाटा गिवन है और इन डाटा को पहले आप ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद इसके 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यानी 5.1 और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसका 5.2, इसके आपको आंसर करने होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन है और इसमें 2 पार्ट्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, रीड द डाटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। पहले आपको ये डाटा रीड करना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो जैसे ये डाटा देखोगे आपको ईयर गिवन है फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में आपको प्रोडक्शन गिवन है और ये जो प्रोडक्शन है मिलियन टन में आपको गिवन है। अब ये सोर्स ऑफ डाटा का है, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये डाटा है। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है पहले इसे समझते हैं। कंपेयर द 2015-16 एंड 2019-20 डाटा एंड गिव एनी रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2019 to 2020। अब देखो सबसे पहले तो हमें ये ईयर आइडेंटिफाई करना होगा।
ठीक है, तो ये हमने आइडेंटिफाई किया, ये हमारे पास प्रोडक्शन आ गया। ठीक है, सेकंड हमें 1920 का, तो यानी कि ये वाला ईयर हमें आइडेंटिफाई कर लिया और इसका प्रोडक्शन देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये डिक्रीज होने की वजह क्या है, ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो जो भी आपको आंसर लगता है अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हो। बेसिकली आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हो कि कोविड की वजह से बहुत सारे जो काम है, ये जो प्रोडक्शन हाउस है, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज वगैरह है, या जो प्लांट वगैरह है, ये काम करना बंद कर चुके थे। इस वजह से भी आप कह सकते हो कि प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, और भी इस तरह से आप अपने रीजन लिख सकते हो। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, व्हाई इज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील कंसीडर एज अ इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए स्टील का कंजम्पशन और स्टील का प्रोडक्शन को इस तरह से इंडेक्स के रूप में क्यों कंसीडर किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखो, स्टील वगैरह जो प्रोडक्ट है, ये किसी भी कंट्री या किसी भी सिटी या किसी भी जगह इसका जो यूज होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। अगर स्टील का यूज हो रहा है, इट मींस ये हुआ कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या हो रहा है कि भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है, यानी वो सिटी, वो कंट्री जो है वो डेवलप होने की कैटेगरी में होने वाला है। तो आप इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हो इसके अपने रीजन के साथ, और आपको इस रीजन के लिए 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो टोटल ये 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। दोनों पार्ट करने के आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्क्स के होने वाले हैं। यानी इस वाले क्वेश्चन के अंदर, इन तीनों ही क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा डिटेल में अपना आंसर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। Why do most of the rural household still remain dependent on the informal sources of credit? Explain. अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर एक तो आपको और दिया गया है, और का मतलब ये है कि आपके पास इंटरनल चॉइस है कि आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या नीचे वाला क्वेश्चन कर लीजिए। तो जैसे मैंने फर्स्ट का इसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसे पढ़ा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड है हमारी कंट्री में आज भी क्यों डिपेंडेंट हो रखी है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में। तो ये आपको बताना है इसके पीछे रीजन। अब क्वेश्चन नंबर जो ये 6 है, ये 3 मार्क्स का है, तो आप एटलीस्ट 6 रीजन लिखो अपने आंसर में, ताकि कहीं भी कोई चांस मत दो एग्जामिनर को कि आपके मार्क्स वगैरह कट हो सके। ठीक है, और पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करो हर एक पॉइंट को, ताकि आपको 3 में से 3 मार्क्स मिल जाए कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसी का सेकंड पार्ट, यानी कि जो ऑप्शन के अंदर है, इसे भी मैं डिस्कस करता हूं। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में तो आप दोनों क्वेश्चन कर लीजिए, बट एग्जाम में आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। जैसे क्वेश्चन ये है, हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प्स बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कंट्रोलर? एक्सप्लेन। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, जो विलेज में, सोसाइटी में, आपके एरिया में देखने को भी मिलते हैं, ये किस तरह से जो भी बोरोवर होते हैं, जो लोन वगैरह लेते हैं, इनको लोन की जो प्रॉब्लम होती है और जो इन्हें जो पैसे की कमी होती है, किस तरह से उस प्रॉब्लम से वो निकल के बाहर आते हैं, वो आपको बताना है, इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो आपने कोई केस स्टडी वगैरह आपने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है, उसका एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, बाकी आपने सराउंडिंग में कोई भी चीज है उसे भी अपने आंसर में कोट कर सकते हो और अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, और इस क्वेश्चन को भी पहले एक बार रीड कर लेते हैं कि ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड आइडिया ऑफ स्वराज इन अनदर वे एंड पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंटली, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। अब हमारी कंट्री में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था कि भी लोगों को एक तरह से मोटिवेट किया था कि पार्टिसिपेट करने के लिए, और जितने भी लोग थे, चाहे ट्राइबल लोग हो, फार्मर हो, सभी लोग इसके अंदर आ चुके थे। तो महात्मा गांधी का जो मैसेज था, लोगों ने अपने अपने तरीके से इसे इंटरप्रेट किया और इस फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट के अंदर आ गए थे। तो किस किस तरह से पार्टिसिपेट उन्होंने किया था, उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन है, आपको डिटेल में इसका आंसर करना है। अब जो भी आपने कुछ कुछ एग्जांपल्स पढ़े हैं, कुछ कुछ डाटा जो है आपके पास है, वो सारी इंफॉर्मेशन आप इस क्वेश्चन के आंसर में डालो, ताकि भी आपको आंसर पूरा अच्छा से कंप्लीट हो, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन हो और आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री का ही एग्जांपल देकर के आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं उनका रोल आपको एग्जामिन करना है। जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारी पार्टी है, हर एक पार्टी का क्या क्या रोल है। एक तो पार्टी वो होती है जो वो गवर्नमेंट में आ जाती है,
एक पार्टी वो होती है जो गवर्नमेंट फॉर्म तो नहीं करती बट उसके अगेंस्ट में खड़ी रहती है, तो उसका क्या रोल है, यानी कि जो पार्टी गवर्नमेंट में आ गई वो और जो अपोजिशन हो गई, उन दोनों का क्या रोल होता है, उनके रोल के बारे में आपको अपना आंसर लिखना है। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो दोनों ही पॉइंट, यानी कि जो पार्टी गवर्नमेंट में आ गई और जो गवर्नमेंट में नहीं आई अपोजिशन के अंदर है, उन दोनों पार्टी के 3 पॉइंट्स आप लिखना, ताकि जिनके रोल्स वगैरह आप डिफाइन कर सको और आपको पूरे मार्क्स दिए जा सके। तो जितनी भी पार्टी आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस तरह का एग्जांपल भी ले सकते हो, कोई स्कीम वगैरह रन कर रही है उसके बारे में भी बता सकते हो, और किस तरह से आप उनके बारे में सोचते हो वो आपको आंसर इसके अंदर करना है। नेक्स्ट है उसके बाद सेक्शन सी, और सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होने वाले। 5 मार्क्स का मतलब आप समझ गए होंगे कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो डिटेल में आपको आंसर लिखना है ताकि भी आपको पूरे मार्क्स मिल सके। इसमें कोई डाटा है, डायग्राम है, कोई इंफॉर्मेशन है, ये सारी चीजें अपने आंसर के सपोर्ट के लिए आपको जरूर यूज करना चाहिए। और दोनों ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे, चाहे क्वेश्चन नंबर 9 देखो या फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दोनों के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है। इंटरनल चॉइस का मतलब ये होता है कि भाई आप या तो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लीजिए या नीचे वाला कर लीजिए। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी यही है और उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी आपको ये चॉइस दे रखी है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। एक स्टेटमेंट आपको गिवन है कि अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो इसकी जो भी सपोर्ट की जरूरत होती है, यानी जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, ये अपने आप ही उसे प्रोड्यूस कर लेती है, अपने आप ही उसे निकाल लेती है और बाहर की चीजों की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जैसे मान लो हमारी कंट्री जो इंडिया है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम बात करें, हम इंडियंस की बात करें तो भाई यहाँ पे जितनी भी चीजें हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जो भी चीजों की हमें जरूरत होती है, हम खुद से अपने आप ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, हम अपने आप ही अपना सपोर्ट जनरेट कर लेते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपने आंसर के सपोर्ट में कुछ एग्जांपल देने, जैसे आप फूड के बारे में डिस्कस कर सकते हो, आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर सकते हो, आप लोग बाकी रहने की जगह के बारे में, लैंड वगैरह के बारे में डिस्कस कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हो, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर सकते हो। इस तरह से किसी भी 5 पॉइंट्स को लेकर के आपको डिटेल में डिस्कस करना है ताकि आप जो ये स्टेटमेंट है इसे आप जस्टिफाई कर सको, और हर एक पॉइंट के अंदर आपको एक एक एग्जांपल जरूर कोट करना है कि जब आप एग्जांपल कोट करते हैं तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको मैक्सिमम मार्क्स उस क्वेश्चन के आंसर में मिल जाए। ठीक है, ये तो भाई फर्स्ट पार्ट की बात की। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसमें भी एक स्टेटमेंट गिवन है, पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे। देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। जैसे अब यहाँ पे साउथ एशिया की बात हो रही है तो मैं तो ये कहूंगा कि एक रफ डायग्राम आप साउथ एशिया का बना दीजिए, ठीक है, और उसके बाद जितनी भी कंट्री है, जैसे साउथ एशिया की बात करें, इंडिया आ गया इसके अंदर, पाकिस्तान आ गया इसके अंदर, श्रीलंका आ गया इसके अंदर, ठीक है, बांग्लादेश आ गया इसके अंदर, और बहुत सारी कंट्री जो आसपास की कंट्री है, इन सबका एग्जांपल देते हुए आपको ये बताना है कि ये जितनी भी कंट्री है ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है और इन सारी कंट्री के अंदर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। तो जैसे ये स्टेटमेंट आपका, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, कि साउथ एशिया में जितनी भी कंट्री है सब में हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, यानी कि ये सारी कंट्री क्या करती है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, इस आइडिया पे काम करती है। तो इसका आप एग्जांपल देते हुए अपना आंसर बताना है, हाँ कि ये सारी कंट्री ऐसी है या इस टाइप का सिस्टम है, यहाँ पे लोग इस तरह से वोटिंग होती है, इस तरह से गवर्नमेंट आती है और इस तरह से भी जो भी काम वगैरह होती है करती है, तो उन सारी चीजों को आपको अपने आंसर में बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी 5, जैसे 5 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो 5 कंट्री का एग्जांपल देते हुए डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए अपना आंसर लिखना ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, इसे भी एक बार पढ़ लेते हैं, समझते हैं। एग्जामिन द रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द साइमल्टेनियसली द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आपको आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इसके साथ जो प्रोसेस ये ग्लोबलाइजेशन है, दोनों को एक साथ आपको बताना है कि किस तरह से ये दोनों का रोल हमारे सिस्टम के अंदर होता है। यानी अब अपने आंसर में ये बताएंगे कि किस तरह से आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में हेल्पफुल है, क्या योगदान दे रही है, क्या काम कर रही है, किस तरह से इसे बेनिफिट हो रहा है आईटी सेक्टर का यूज ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस में, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो आप ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है ये बता सकते हो थोड़ा सा 1-2 सेंटेंस के अंदर। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है ये थोड़ा सा बताओगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह कर पाएंगे, ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो।
उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसे भी कंप्लीट कर सकते हैं, इस प्रोसेस को करने में हमें किस तरह की हेल्प मिली है, ये सारी चीजें आपको बतानी। यानी आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो सारे रोल बताने हैं जिसके थ्रू हम ग्लोबलाइजेशन के जो टारगेट्स हैं उसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 रीजन देते हुए, 5 ऐसे एग्जाम्पल देते हुए, 5 इसके रोल बताते हुए आपको आंसर करना है, और हर एक में आप एग्जाम्पल जरूर कोट करें। ठीक है, ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल जाए। अब क्वेश्चन जैसे 5 मार्क्स का है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि 120 to 150 वर्ड्स में आप आंसर तो लिखो ही लिखो, और इसे लिखने के लिए भी आपको डिटेल में चीजों को देखना पड़ेगा, डिटेल में चीजों को आंसर लिखना पड़ेगा। तो हर एक चीज को आप डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल देंगे, तब जाकर के आपका आंसर कंप्लीट होगा और आपको पूरे मार्क्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसकी का सेकंड पार्ट, और इसमें आपसे बोला जा रहा है एक्सेस द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। कि ग्लोबलाइजेशन जो प्रोसेस है जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, इंटरनेशनल कंपनी हमारी कंट्री के अंदर आके यानी कि एमएनसी वगैरह जो है काम कर सकती है, और हमारी कंट्री की जो लोग हैं वो बाहर जाके काम कर सकते हैं, उनसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो चीज है यानी कि ग्लोबलाइजेशन की अगर मैं एक रफ में बात करूं, एक शॉर्ट डेफिनेशन या मीनिंग मैंने जो आपको एक्सप्लेन करी उसके बिहाफ पे बात करूं, तो किस टाइप का इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन का हमारी कंट्री पे पड़ रहा है, और हमारी कंट्री में जो लोग हैं यानी कि जो सिटीजन है, पीपल है, उनके ऊपर किस तरह का इंपैक्ट पड़ रहा है, वो इंपैक्ट आपको बताना है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको 5 इंपैक्ट तो हमारी कंट्री के ऊपर क्या पड़ रहा है ये बता दोगे, और 5 पॉइंट आप बता दोगे लोगों के लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं ये आप बता सकते हो। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 होने वाला है, और इसका आपको डिटेल में आंसर देना है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तो आपको डिटेल में आंसर उम्मीद की जाती है आपसे, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन सी की बात है, नेक्स्ट सेक्शन डी, और सेक्शन डी के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 12 आपका होने वाला है। ये दोनों ही क्वेश्चन में आपके पास क्या है, केस स्टडी दे रखी है, यानी कि एक बड़ा सा पैसेज पैराग्राफ आपको दे रखा है। पहले आप इसे रीड करोगे, इसे समझोगे कि किस टॉपिक के ऊपर है, क्या कंटेंट है, और किस बारे में दिया जा रहा है। तो पूरा केस स्टडी समझने के बाद ही आप इसका आंसर कर पाओगे। तो पहले आप क्या करोगे, इसे रीड करोगे अच्छे से, और इसमें जो की पॉइंट्स होंगे उसे अंडरलाइन करोगे, उसे मार्क करोगे, और उनके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो जैसे आप इसके अंदर देखो 3 क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, 11.1, 11.2 और 11.3। अब 11.1 जो है ये 1 मार्क्स का है, 11.2 ये भी 1 मार्क्स का है, और 11.3 की बात करें ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। तो पहले मैं बात करता हूं 11.1 यानी कि 11th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। व्हाई डिड गांधी जी कंसीडर नॉन वायलेंस एज सुप्रीम धर्म। कि महात्मा गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आप इसे रीड करोगे उसके बाद बताओगे कि उन्होंने नॉन वायलेंस को कि किस तरह से सबसे बड़ा धर्म माना है, सुप्रीम धर्म माना है, इसके बारे में आपको आंसर लिखना है। यानी कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी कि भाई हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हिंसा नहीं करनी है, नॉन वायलेंस पे अपनी फाइट करनी है, कंट्री को आजादी दिलानी है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसा क्यों कंसीडर किया कि नॉन वायलेंस को सबसे सुप्रीम धर्म माना है, ये आपको अपना आंसर बताना है। यानी बेसिकली आपको रीजन लिखना है अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी। आप क्या सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं, महात्मा गांधी क्या सोचते थे नॉन वायलेंस के बारे में, उन्होंने इसे सुप्रीम धर्म क्यों बताया, ये आपको रीजन लिखना है इसके अंदर। नेक्स्ट है इसकी का सेकंड पार्ट, हाउ वाज गांधीयन सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल हु बिलीव्ड इन हिज फिलोसफी। अब गांधी जी को पे जो विश्वास करते थे, जो इसके जो फॉलोअर थे, उन लोगों ने ये सत्याग्रह जो चीज है, टर्म जो सत्याग्रह, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोग जो इस पे बिलीव करते थे, वो सारे लोग जो सत्याग्रह पे बिलीव करती थी गांधी जी की फिलोसफी के ऊपर, उन्होंने इसे किस तरह से इस पे बिलीव किया और किस तरह से इसे यूज करके हमारी कंट्री को फ्रीडम वगैरह स्ट्रगल मूवमेंट में हेल्प करी, उन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनकी फिलोसफी को कैसे यूज किया, कैसे एक तरह से आप कह सकते हो कैसे लोगों ने लिया और किस तरह से उसे यूज किया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है उसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में आपसे 11.3 में पूछा जा रहा है, व्हाई वाज गांधीयन सत्याग्रह कंसीडर एज नोबल वे टू रेजिस्टेंस इनजस्टिस। कहीं भी इनजस्टिस अगर होती है, यानी कि लोगों के ऊपर एक तरह से परेशानी आती है, लोगों के ऊपर एक तरह से लोग किसी को परेशान करते हैं, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह को बेस्ट एक तरह से नोबल वे ऑफ
रजिस्ट इनजस्टिस बोला गया है कि हम इस तरह से इस प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं कि कोई अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप सत्याग्रह के माध्यम से आंदोलन वगैरह करके इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। इस चीज को नोबल क्यों कंसिडर किया गया, इसके पीछे आपको रीजन बताना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो फर्स्ट केस स्टडी का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 इस तरह का होने वाला है। तो पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि पहले आप इस पूरे केस स्टडी को रीड करिए, उसके बाद ही आपको आंसर करना है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 है। जी मेरी तो एक सजेशन या एक टिप्स तो यही रहेगी कि जो स्टार्टिंग के 15 मिनट होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आप जब क्वेश्चन राइटिंग तो नहीं कर सकते, जब क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, तो उस टाइम क्या करें, आप केस स्टडी के जो प्रॉब्लम्स हैं इनको रीड कर लिया करें और अंडरलाइन कर लें कि भाई जब आप आंसर लिखेंगे तो किस टाइप का आंसर लिखेंगे, वो आपकी हेल्प हो सकती है। यानी कि टाइम मैनेजमेंट करके आप बेटर आंसर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपसे बोला जा रहा है कि जो टेक्स्ट गिवन है यानी केस स्टडी जो गिवन है, पहले इसको रीड करिए और रीड करने के बाद इसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो इसे आप रीड कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। तो 12.1 इसका जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसे पढ़ते हैं। इसमें आपसे बोला जा रहा है एग्जामिन द रोल ऑफ द इंडियन पोस्टल नेटवर्क। हमारी कंट्री में जो पोस्टल सिस्टम है, पोस्टल नेटवर्क जो है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसको एग्जामिन करना है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पैसेज रीड करो, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द मास कम्युनिकेशन एंड द पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन और पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये डिफरेंस आपको बताना है इस क्वेश्चन के आंसर में। अकॉर्डिंग टू द ये केस स्टडी है, इसके हिसाब से बताना है। आप क्या सोचते हो उसके अकॉर्डिंग नहीं, इस केस स्टडी में क्या मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। ठीक है, ध्यान रहे ये बात। उसके बाद थर्ड पार्ट है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कम्युनिकेशन फॉर द नेशन, कि कम्युनिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको बताना है। क्या कंट्री को ध्यान में रखते हैं, हमारे नेशन को ध्यान में रखते हैं। बहुत सारे काम जो होते हैं कम्युनिकेशन की हेल्प से ही कंप्लीट किए जाते हैं। तो कम्युनिकेशन का जो सिग्निफिकेंस है, इसकी क्या उपयोगिता है, ये आपको बताना है अपने इस आंसर के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट 1 मार्क्स के, और थर्ड पार्ट जो आपका ये 2 मार्क्स का हो जाएगा। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद नेक्स्ट है आपका सेक्शन ई, और सेक्शन ई जो है ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको जो मैप की जो लोकेशन है, इसे इंडिया के मैप में इसे लोकेट करना है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ इंटरनल चॉइस भी दे रखी है, देखो इसके पार्ट के अंदर। लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन ये है 13.1 जिसका जो फर्स्ट पार्ट है, पहले उसे पढ़ लेते हैं। On the given outlet political map of India, identify the place marked as A with the help of the following information and write its correct name on the mark near it. अब जैसे जिस तरह से मैं एक एग्जांपल के तौर पे ए पॉइंट, इस तरह से आपको मैप के अंदर कहीं पे भी ए बी सी डी इस तरह से प्लेस मेंशन किया जाएगा, और आपसे ये बोला जाएगा कि जो मार्क किया गया है ए, ये कौन सी जगह है, इसके बारे में बताना है। और इसके बारे में कुछ डीप में कुछ इंफॉर्मेशन भी आप दी जाएगी आपको, जैसे द प्लेस वेयर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस, कि वो जगह जहां पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ था उसे कॉल्ड ऑफ कर दिया गया था, इसे यानी कि बैक ले लिया गया था, उस जगह का आपको नाम बताना है, और बताने के साथ साथ उसे इंडिया के मैप के अंदर लोकेट भी करना है। ठीक है, तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। उसका नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है ऑन द सेम गिवन मैप लोकेट द फॉलोइंग। अब उसके बाद इंडिया के मैप में इन चीजों को लोकेट करना है। तो जैसे आई यानी कि फर्स्ट, और ये जो आई सेकंड यानी कि सेकंड, इन दोनों में से किसी एक को करना है। इंटरनल चॉइस है, कोई भी एक कर सकते हो। तो जैसे अब फर्स्ट में आपसे बोला जाए नामरूप थर्मल प्लांट। अब नामरूप थर्मल प्लांट कहाँ है, इसे लोकेट करना है। अगर आप नामरूप डिस्ट्रिक्ट किस जगह पे ये मालूम है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो। तो ये जो है आसाम यानी कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर नामरूप एक जगह है, वहां पे ये लोकेटेड है, उसके बारे में आप बता सकते हो। उसका नेक्स्ट है नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क। तो जगह से ही पता लग गया आपको, नोएडा यानी यूपी के अंदर एक जगह है, दिल्ली से बहुत नजदीक है, यहाँ पे ये लोकेट कर सकते हो कि नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क जो है, टेक्नोलॉजी पार्क जो है यहाँ लोकेटेड है, जिसे आप इंडिया के मैप में दिखा सकते हो। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा है राजा सांसी, या फिर ब्रैकेट में भी मेंशन है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये एयरपोर्ट कहाँ लोकेटेड है, मुझे भी कमेंट करके बताना है किस स्टेट में लोकेटेड है, और इस इंडिया के मैप में भी आपको लिख करके बताना होगा। तो इस टाइप का आपका ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 इस तरह से हो गया। और वो स्टूडेंट जो भाई देख नहीं सकते हैं, दिव्यांग स्टूडेंट है, उनके लिए जो क्वेश्चन नंबर 13 होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और उनके लिए मैप फिल करने की जगह उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे नेम द स्टेट वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1927। 1927 में हमारी कंट्री में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उनका जो सेशन कहां पे हुआ था, उसके बारे में, उस प्लेस के बारे में मेंशन करना है, जो कि 1 मार्क्स का होगा।
उसके बाद नेक्स्ट है कि जिस तरह से आप लोगों को बाकी नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ये था कि नामरूप थर्मल प्लांट को लोकेट करना था मैप के अंदर, तो इनसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी जगह है, कौन सा स्टेट है जहां पे ये लोकेटेड है। यानी कि आपको स्टेट का नाम बताना है जहां पे ये थर्मल प्लांट लोकेटेड है, उन्हें लिख के बताना होगा, बाकी बच्चे को मैप में मार्क करके बताना होगा। उसी तरह से नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क जो किस स्टेट में लोकेटेड है, कहाँ है, ये इसके बारे में आंसर करना है। और इसी तरह से राजा सांची यानी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ लोकेटेड है, ये आपको बताना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आपके लिए टर्म 2 एग्जाम में फ्रेम किया जाएगा। क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। कोई डाउट है तो वो भी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, मेरी आईडी है @Mr. Krishna Sa, जहां पर्सनली कनेक्ट करके मुझसे आप मैसेज पे अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छे से समझ में आ गई आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। और हाँ, इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंडशिप प्रिपरेशन, जहां ऐसी और एजुकेशनल वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।